नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज एक्सेल एंड CIS। आज हम लोग हमारा पहला क्लास है द इकोनॉमिक्स का। हम लोग JPSC मेंस सिलेबस की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं एंड जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को आप पढ़ना चाहिए और स्ट्रैटेजिक एंड साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे। इसको इकोनॉमिक्स को कभी भी एडहॉक तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो सिलेबस है JPSC मेंस का, तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि JPSC मेंस ठीक है, JPSC मेंस इकोनॉमी सिलेबस, और आज हम लोग का पहला क्लास है। आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस की चर्चा करेंगे। पब्लिक फाइनेंस, जो कि हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो टोटल इकोनॉमिक्स है उसको पहले हम लोग कोर इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। तो कोर इकोनॉमिक्स जिसमें कि हमको फिस्कल पॉलिसी पढ़नी है, द मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है, टैक्सेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है। तो अभी घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो पे बस बन के रहें और पेशेंटली इस वीडियो को सुने। साथ ही साथ दोज हु आर हाईली इंटरेस्टेड एंड इंस्पायर्ड, हमारा यहाँ पर ऑफलाइन बैचेज भी चल रहा है। यू मस्ट कम एंड ज्वाइन द क्लासेस। तो चलते हैं और इकोनॉमिक्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड आपका तभी होता है जब आप उस पर एफर्ट लेते हैं, मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के साथ साथ सही जो उसका कोर है, हर एक सब्जेक्ट का एक कोर एरिया होता है, उसको आप जल्दी सीखें, तब आपके जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो आपको सप्लीमेंट करेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स, अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना कि इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आते हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स को आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो पेपर आपका नहीं होगा। एंड इकोनॉमिक्स इज लाइक मैथमेटिक्स, एक बार आपको आ गया तो ये हाईली स्कोरिंग भी है, आपका रैंक्स के लिए यही फुटनोट हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं और इसको आगे चर्चा को बढ़ाते हैं कि कोर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी होता है, जब किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए उसके गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है उसको किस पॉलिसी से रेगुलेट करते हैं ना, फिस्कल पॉलिसी। ठीक। और एक सेंट्रल जो हम लोग का बैंकिंग सिस्टम है उसमें सेंट्रल बैंक, और भारत के केस में इसको क्या बोलते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो RBI का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, ये सारे टर्म्स अब लिखते चले जाएंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब इन्फ्लेशन को कितने लेवल तक रखना है ना, 4 ± 2%। इन्फ्लेशन जैसे नाम सुनते हैं महंगाई, इसे घबराना नहीं है। किसी भी चीज में इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, एक एक्सेप्टेबल लेवल पे होना चाहिए। किसी भी चीज का दाम बढ़ता है इसका मतलब ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, राइट। कि इन्फ्लेशन जब होगा तभी क्या होगा ना, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सर्विस का प्राइस राइज बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर क्या करेंगे लोग, ज्यादा सेविंग करेंगे, सेविंग ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर नए नए इंडस्ट्री लगेंगे, इंडस्ट्री लगेगा तो फिर नए नए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर से इनकम बढ़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स में 2 साइकिल हम लोग यूज करते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअस साइकिल। ठीक, वर्चुअस साइकिल, और जो साइकिल रिग्रेसिव हो, है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, लेट से कोई भी प्राइस के राइज बढ़ रहे हैं, ठीक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच नहीं रहा है, उसको क्या बोलेंगे ना, VCS साइकिल। ठीक, ये सारे टर्म्स आप लोग अपने मेंस के आंसर या जब भी थोड़े बहुत आंसर लिखें तो ये सारे टर्म्स को आप लिखना शुरू करें। सो whenever you put some keywords and the task word in your the answer, it will always be value added to your answer and that will fetch very good marks, right। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं ना। इकोनॉमिक में कोई भी कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, वर्चुअस साइकिल। तभी छोटा सा ग्लिम्स देखा हमने कि, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं हो कि लेट से लोगों का खरीदने का कैपेसिटी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग ना, PPP। कितने लोग जानते हो PPP का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। क्या होता है इसको, परचेजिंग पावर एंड पैरिटी।
ठीक, इसको देख के डरना नहीं है। अभी हम लोग और बातें करेंगे क्या होता है। साथ ही साथ ट्रिपल पी और कहाँ सुने होंगे आप लोग, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर हमारा कोर इकोनॉमिक्स और क्यों कोर इकोनॉमिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट क्या अपनी जिम्मेदारी को किसके थ्रू रेगुलेट या पॉलिसीज, कौन से पॉलिसीज के थ्रू करती है। तो गवर्नमेंट का डोमेन कहां पर है, फिस्कल पॉलिसी। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई का रोल कहां पर है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई अपने पॉलिसीज को किस पॉलिसी के थ्रू काम करती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, 4 ± 2%। ये गुड फॉर द इकोनॉमी है। ठीक है, ये 6% मैक्सिमम हो, 2% मिनिमम हो। 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, प्राइस राइज नहीं होगा। तो वो सब बातें करेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना पब्लिक फाइनेंस। ठीक, पब्लिक फाइनेंस। तो कोई भी इकोनॉमी है, जैसे हमारा इकोनॉमी को अपने घर के मैनेजमेंट से समझिए। हर एक हाउस होल्ड अपने इकोनॉमिक जो भी हमारे पास प्लानिंग होती है उसके थ्रू ही काम करता है। जैसे एक साधारण से एग्जांपल लेते हैं कि कोई घर है, उस घर में क्या होगा, कोई अर्नर होगा जो कि इनकम मतलब अर्न करता है, और उसी इनकम को क्या करते हैं अपन लोग ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यूज करते हैं। जैसे कुछ पैसे हम लोग खाने पीने में खर्च करेंगे, कुछ पैसे क्या करते हैं कि एजुकेशन पे खर्च करते हैं, कुछ घर बनाने में खर्च करते हैं। तो वो क्या किया जाता है, पहले सेविंग करते हैं, फिर उन पैसे को समय के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्वालिटी इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो सिंपल है, हमारे लाइफ जैसे इकोनॉमी है। तो सरकार के पास भी कुछ कोई चलना है इकोनॉमी, तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। ठीक, तो फाइनेंस को क्या बोलते हैं कि फ्यूल टू द इंजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोग बात किए थे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। यही तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, एक्टिविटी के लिए काम करे, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करे, उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। लेकिन कोई भी मशीनरी, कोई भी इंस्टीट्यूशन वेलफेयर एक्टिविटी कैसे करेगा, तो वेलफेयर फाइनेंस चाहिए, वेलफेयर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जैसे डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो हर चीज का कोर क्या है, फाइनेंस। हर चीज का कोर क्या है, फाइनेंस, है ना। तो फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस क्या सिर्फ पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देना ही सब कुछ है, नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से ज्यादा है। क्या कि उससे सोसाइटी का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सोसाइटी में एसेट क्रिएशन हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंस का कैसा यूज होना चाहिए, क्वांटिटेटिव और उसके साथ क्या होना चाहिए ना, क्वालिटेटिव, है ना। ये गवर्नमेंट है, दिस इज नॉट द बिजनेस एंड नॉट द प्राइवेट प्लेयर। गवर्नमेंट मोर देन इकोनॉमी होता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी का वेलबींग, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे कोर क्या है, फाइनेंस का किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यही बेसिकली हमें किसमें पढ़नी होगी ना, फिस्कल पॉलिसी में। तो हम लोग देखेंगे अभी कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो कोर इकोनॉमिक्स में टॉपिक बनता है वो क्या बनेगा ना, हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। और इस इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, जिसमें कि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे सबको स्टोरी पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में 1991 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था बताओ, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th एंड 10th में कि 1991 में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को खोलना था। क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि हमारे यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस।
कि जब 1947 में देश आजाद होता है तो इंडियन इकोनॉमिक को डेवलपमेंट है उसको एक प्रोटेक्टिव रेजिम में शुरू किया गया था। क्यों? क्या यहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर दिया गया कि जैसे उस समय के जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थे, लाइक यूएस हो गया, लाइक ब्रिटेन हो गया, वहाँ के लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली इंपावर्ड थे। तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई खिलौना बनाना है तो मान ले उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो लेट्स से वो 10 रुपीज पर खिलौना बना सकते हैं कि उनके पास और 1000 ऑफ खिलौना पर डे बन सकता है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमको एक पीस बनाने के लिए कितना लगेगा? 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह भी लग सकता है। यदि कोई बैरियर नहीं हो तो उनके प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट यदि एक साथ मार्केट में आएंगे तो कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को खरीदेगा? जो उनको चीप प्राइस पे मिलेगा, इकोनॉमिक प्राइस पे मिलेगा। तो हमारा उस समय इंडियन इकोनॉमी नया नया आजाद हुआ था, नया नया कंट्री बना, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, तो सरकार की जिम्मेदारी बनी कि यहाँ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक कवर प्रोवाइड करना कि अपने वो कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो उस तरह के रेजिम को बोलते थे प्रोटेक्टिव रेजिम। ये कब तक चला? 1991 तक, 1947 से 1991 तक प्रोटेक्टिव रेजिम में चला। बीच में और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्या ना, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? जैसे कोई फॉरेन कंट्री के साथ, साधारण टर्म में किसी विदेश के साथ, किसी फॉरेन कंट्री के साथ तुमको सेल परचेज करना हो तो उसके लिए क्या रुपये में क्या ट्रेड या सेल परचेज होता है? नहीं, उसके लिए आपको डॉलर में या फिर कोई हार्ड करेंसी में या गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो जनरली डॉलर में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो डॉलर में जब एक्सचेंज करेंगे तो इस टाइम ऐसा हो गया था कि हमारे पास बहुत कम रिजर्व हो गया, अराउंड 2 वीक से ज्यादा, मतलब 15 डेज से ज्यादा हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम मजबूर हुए, हमको लोन लेना पड़ा। और लोन दिया कौन? IMF, है ना। अब बताओ कि ये वेस्टर्न कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, IMF में कौन लोग उस समय रहे होंगे? यूएस के मोस्टली उसमें जो मेंबर्स होते थे। तो कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री तुमको लोन देगा तो ऐसे तो नहीं देगा फ्री में, आपके रिलेशन तो है नहीं, तो उसको क्या करेगा ना, कुछ कंडीशंस रखेगा। क्या कंडीशंस रखेगा? अपनी इकोनॉमी को खोलिए, अपने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर मिलेगा उनको। तो उन्होंने हमें लोन दिया, और किसके साथ? AC बोलते हैं उसको, एड कंडीशनलिटी के साथ। तब हमको अपने बैरियर्स को रिमूव करना पड़ा, इसी को बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स, है ना, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब जो हमने प्रोटेक्टिव रेजिम बना के रखा था, ट्रेड बैरियर्स बना के रखा था, उसको लिबरलाइज करिए, उसको हटाइए। तो इसी प्रोसेस को, मतलब रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो बाहर के इन्वेस्टर्स आए, अपने अपने यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज बनाया। हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे और भी जो एरियाज थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आया, और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ एक वेव में कनेक्ट होती चली गई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो ये सारे बातें आप लोग जानते हैं। लेकिन ये सारे जो इकोनॉमिकल जो टर्म है, प्रोसेस है, ये आपका पेरिफेरल इकोनॉमिक्स है। सिविल सर्विस एग्जाम में आपको ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप लास्ट नाइट में भी पढ़ के चले जाएं तो आप स्कोर उतना ही करेंगे। लेकिन कहाँ पीछे रहोगे ना बच्चों? कोर इकोनॉमिक्स में पीछे रहोगे। कहाँ ना? पब्लिक फाइनेंस को ही नहीं पढ़ा होगा। कहाँ पीछे रहोगे ना? मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से आपका तैयार नहीं होगा। कहाँ पीछे रहोगे? टैक्सेशन अच्छे से नहीं किया है, इन्फ्लेशन अच्छे से नहीं किया है। तो अब हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग सिविल सर्विसेज का, तो क्यों नहीं कोर पे पहले अटैक करते हैं? पेरिफेरी एरिया तो पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ और अच्छे से तैयारी होगी। और हमारे पास ऑलरेडी बुकलेट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को कवर किया हुआ है। तब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग मेन जो टॉपिक है कि पब्लिक फाइनेंस का थोड़ा एक ग्लिम्स देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस है क्या ना। इतना तो पता चल गया कि गवर्नमेंट के पास फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस क्यों चाहिए? क्योंकि द फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ द इंजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी का केयर करना, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट लाना, सोसाइटी के वेलबींग के लिए जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सबका केयर करना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस।
और फाइनेंस का क्या सिर्फ इंजेक्शन होगा? नहीं, एंड यूज, कि उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही फ्रंट पे क्या यूज हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ना पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस के बारे में ही स्टडी करना किसका पार्ट है? ना फिस्कल पॉलिसी। ठीक, तो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? So it is a part of the government policy which is talking about the qualitative and the quantitative use of the public finance. यहां तक कुछ समझ में आया कि पब्लिक फाइनेंस क्यों चाहिए? क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सो हाउ द गवर्नमेंट विल डू दैट इज द क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव यूज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस थोड़ा सा समझिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है और ये आपको हेल्प करेगा। देखिए कि जब भी हम लोग पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस में 3 हेडिंग्स में इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज इनकम, एक्सपेंडिचर एंड द लोन्स। इनकम साइड मतलब गवर्नमेंट को पैसे आते कहां से, ठीक है, गवर्नमेंट के कितने सोर्स हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कभी कभी हम लोग बस बोलते हैं कि लेट्स से पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वहां पर इतने एनपीएज हैं, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है या फिर बहुत सारी चीजें हो नहीं रही है। तो आपको जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के भी क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट हमेशा एंड नहीं है, गवर्नमेंट क्या है? एक मीन्स है। हम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट से किस अप्रोच की ओर जा रहे हैं? गवर्नेंस अप्रोच। तो गवर्नेंस अप्रोच किस पे फोकस करता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ कम्युनिटी का भी जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस को ठीक किया जाए। ठीक, तो वो सब बातें करेंगे, अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि क्या हम लोग बात कर रहे थे कि पब्लिक फाइनेंस का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है ना? इनकम। इनकम को किससे दिखाएंगे? रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कुछ कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, कुछ कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू का मतलब कि कुछ रेवेन्यू का मतलब कि कुछ कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए ठीक ना, 2 अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट पे कुछ पैसे आएंगे, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट पे पैसे आएंगे। तो ये रेवेन्यू अकाउंट पे जो पैसे आते हैं वो किस तरह से आएंगे ना? एक टैक्स सोर्स होगा और एक नॉन टैक्स सोर्स होगा। ठीक, तो टैक्स में भी फिर 2 कैटेगरी है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा इसको इंडराइज कर लीजिए। देखिए ना, जब भी डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट में कौन कौन से होंगे, या मेरे साथ ही आप लोग रिकॉल कर लीजिए। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स। ठीक, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स। और ये पहली क्लास है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आज बस खाली इसको याद हो जाए, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इनकम टैक्स नाम सुना हुआ लग रहा होगा, है ना? वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स। और प्रिजम्पटिव टैक्स में भी फिर कुछ सब टैक्सेस या उसके अंदर कुछ और आता है, जैसे कि AMT माने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, FBT फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, देन कैश विड्रॉल टैक्स, देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक, जैसे कभी कभी आप लोग ATM से पैसा निकालते हो तो पैसा कटता है, दैट इज व्हाट? कैश विड्रॉल टैक्स। उसी तरह से आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो मार्केट रेगुलेटर है, जैसे कि शेयर है ना, जब हम लोग डिवेंचर्स की बात करेंगे, शेयर की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, तो सेल परचेजिंग के समय में भी कुछ टैक्स लगता है। ठीक, तो वो सारे टैक्सेस जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पार्ट होगा। उसी तरह से जो कमोडिटी मार्केट है, ठीक, तो कमोडिटी मार्केट में भी जब कमोडिटी का सेल परचेज होता है तो कुछ टैक्सेस लगता है, दिस इज कॉल्ड CTT, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो देखिए एक सिंपल पिक्चर है कि डायरेक्ट सोर्सेस हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, AMT, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैश विड्रॉल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन और कमोडिटी ट्रांजैक्शन। क्या बहुत लोड तो नहीं हो रहा होगा? थोड़ा लोड लेना सीखिए क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका डायरेक्ट बर्डन नहीं लगता है लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में लिया जाता है। ये टैक्सेशन में और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एक्साइज ड्यूटी,
कस्टम्स ड्यूटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स लगता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड कस्टम्स। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। गवर्नमेंट को कुछ नॉन टैक्स सोर्सेस से भी पैसे आता है, ठीक। जैसे कि फीस, माने यूजर फी जो लगता है, जैसे कि आपको कोई गार्डन हो गया या फिर कोई जू हो गया, वहां पर यूजर चार्जेस लिए जाते हैं। तो उस तरह से अभी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे तो आपको फीस लगता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं किसके, गवर्नमेंट के रिसिप्ट के, ना फीस, पेनाल्टीज, स्टीट्स, ऑक्शंस, लाइसेंस, ग्रांट्स, पब्लिक सेक्टर जैसे सेल हो गया, बीसीसीएल हो गया, उसके जो डिविडेंड्स होते हैं, गवर्नमेंट को वो पैसा मिलता है, वो नॉन टैक्सेबल सोर्सेस है। तो ये आपका इनकम साइड हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट का साइड हो गया। उसी तरह से गवर्नमेंट के पास न कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। न कैपिटल रिसिप्ट्स की जब बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर लिस्ट है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे अभी सब लोग पढ़े होंगे ना, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट मैंने दिया गया, किसी प्राइवेट स्टेक को दिया गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट जब बोलते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक सेलिंग ऑफ द शेयर्स, ठीक। जब भी 24% शेयर सेल किया जाएगा, 49% सेल होता है, 51% शेयर जब सेल करते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी के नाम हैं। तो वो मैं हम बाद में और लेटर वी विल टॉक अबाउट दैट। तो डिसइन्वेस्टमेंट है, फिर डिविडेंड है, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, जैसे सडनली कहीं पर सुखाड़ आ गया, ड्रॉट प्रोन एरिया है, कहीं पर फ्लड आ गया, तो उनको के लिए क्या होती है ना, गवर्नमेंट पैसा देती है। कोई लेट से किसी भी फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, उसका कैपेसिटी, उसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इस बार किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको लोन देती है, आरबीआई लोन देता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोन देना मतलब क्या, लेट से 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के बाद फिर तो रिकवर करेगा, वो पैसा तो आएगा वापस। तो इस तरह से उस प्रोसेस में जो पैसे वापस आएंगे, जो रिसिप्ट होगा, दैट बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है। स्मॉल सेविंग्स, डोमेस्टिक बोरोविंग्स, कैपिटल गेन्स, ये सारे कुछ नाम से जिसको हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। अब ये हो गया गवर्नमेंट के क्या ना, गवर्नमेंट के हो गए रेवेन्यू साइड। अब थोड़ा एक्सपेंडिचर को देखते हैं, ठीक, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का सेकंड कंपोनेंट क्या है ना, एक्सपेंडिचर। सरकार कैसे खर्च करती है, तो गवर्नमेंट जब खर्च करेगी तो दो तरीके से बेसिकली खर्च होता है। जैसे मैंने शुरू में क्या बोला, कोई घर को एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, लाइक कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस, है ना, खाने पीने पे तो खर्चा होता ही है हमेशा, लेकिन साथ ही साथ कुछ एसेट क्रिएशन में खर्चा होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, एसेट क्रिएशन, है ना। जैसे इंडस्ट्री लगाना है, रोड्स बनाने हैं, तो क्या ये एक साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है क्या, नहीं, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कल हमने बताया था कि एसेट एंड लायबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, जो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या, एसेट क्रिएशन। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्लान और नॉन प्लान। नॉन प्लान का मतलब जैसे कि जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई को क्या देना पड़ता है, सैलरी, पेंशन, ग्रेचुटी, वो सारे पैसे देने पड़ेंगे उनको। तो उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है कि गवर्नमेंट को कुछ मेंटेनेंस फंक्शन के लिए काम खर्चे करने पड़ते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी में खर्चे करने पड़ते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द पावर प्लांट्स, इन सब चीजों में जो खर्चे होते हैं इनको क्या किसमें रखते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो याद हुआ ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेनली किस चीज पे फोकस है ना, फोकस है आपका मेंटेनेंस प्लस कंजम्पशन प्लस वेलफेयर एक्सपेंडिचर। याद रहेगा, जब भी हम लोग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो क्या मतलब होता है इससे ना, मेंटेनेंस फंक्शन, कंजम्पशन, वेलफेयर। और एक चीज, हाँ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
The article 112 say that expenditure should be shown in the revenue expenditure and other expenditure. What I said कि कि जो आर्टिकल 112 किसकी बात करता है कि जो खर्चे हो वो किसमें होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और किसमें होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी, एंड अदर एक्सपेंडिचर. ठीक, तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है? नहीं है. तो जब इसके पहले क्या होती थी, जैसे कि अभी एक क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है ना, प्लान एक्सपेंडिचर वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये पहले होता था. तो ये 2017-18 बजट में इसको खत्म कर दिया, इस क्लासिफिकेशन को. जैसे ऐसे समझिए, प्लान एक्सपेंडिचर माने जैसे जब 5 ईयर प्लानिंग होती थी, जैसे हमने कोई रोड के लिए कोई प्लान बनाया, अब वो रोड जब बन गया तो उसको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, कंजम्पशन उसका मतलब मेंटेनेंस में खर्चा होगा. तो जब मेंटेनेंस में खर्चा होगा वो फिर किसका पार्ट हो जाएगा, नॉन प्लान. इसका मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है ना कि एक बार खत्म हो गया, खत्म होने के बाद फिर वो मेंटेनेंस पे चाहिए. तो ये जो क्लासिफिकेशन करके पढ़ रहे हैं, प्लान नॉन प्लान, वो तो इरेशनल क्लासिफिकेशन है. तो 2017-18 में इसी क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया. तभी हमारे पास मोस्टली किस तरह के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन जब खत्म कर दिए क्लासिफिकेशन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे एक्सपेंडिचर खत्म हो गए. अभी भी सैलरी में पैसा देना ही है, इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा देना ही है. ठीक, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जब बात करते हैं तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू डायरेक्टली पूछा जा सकता है. राइट, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन कौन आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, R&D एंड द पावर प्लांट्स का मेंटेनेंस में जो खर्चे होते हैं. थोड़ा सा समझ में आया? आज पहली क्लास है, बट कोर इकोनॉमिक्स है, नंबर लाना है, ठीक, पढ़ना है, पेशेंस को बनाए रखना है, स्पिरिट को हाई रखना है. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंपोनेंट, कि तीसरे कंपोनेंट में क्या बात करेंगे ना, लोन्स की बात करेंगे. जब भी लोन्स की बात करते हैं तो बताओ, उधारी लेना है, राइट, लोन्स रेज करना है. कैसे हम लोग उठाएंगे ना, हमारे पास मार्केट होए और हमारे पास इंटरनेशनल सोर्सेस है. जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, तो आपके खर्चे होते हैं हर महीने के. तो आप क्या करोगे, जनरली अपने नियर एंड डियर्स, फादर या फैमिली मेंबर से लोगे. कभी ऐसे हुए कि सडनली कोई टेस्ट सीरीज करना है, तो आपके वो पॉकेट मनी से ज्यादा है, तो क्या करोगे, किसी दोस्त से लोगे, फिर किसी अदर जिससे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, उससे आप लोग उधारी लोगे. तो सरकार के भी उसी तरह होते हैं. अभी के टाइम में हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट है कि पुलिस स्टेट है, बताओ. वेलफेयर स्टेट, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नाम तो सुने हो ना. डीपीएसपी किस तरह के स्टेट की बात करता है, वेलफेयर स्टेट. जो वेलफेयर स्टेट का मतलब सरकार काम करेगी वेलबिंग टू द सोसाइटी. और जब सरकार काम करेगी वेलबिंग टू द सोसाइटी, तो बताओ कि खर्चे ज्यादा होंगे कि रेवेन्यू ज्यादा होंगे, ऑलवेज खर्चे ज्यादा होंगे ना. तो इसका मतलब जहां पर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू, तो हमेशा वहां पर क्या होगा, डेफिसिट. ठीक, दो टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में. जब आपके एक्सपेंडिचर, खर्चे ज्यादा है इनकम से, उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट. और जब आपके इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, तो उसको क्या बोलेंगे ना, सरप्लस. ठीक, उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस. तो बताओ, अभी के टाइम में भारत या मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, वो कभी भी सरप्लस इकोनॉमी होगी क्या, नहीं हो सकती. कॉन्सेप्ट है ना कि वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में हमेशा काम करना ज्यादा होगा, इनकम हमेशा कम होगा, तो इट वुड बी ऑलवेज सरप्लस इकोनॉमी, सॉरी डेफिसिट इकोनॉमी. सरप्लस हो जाएगा मतलब पुलिस स्टेट टाइप का हो जाएगा, खाली इनकम है, एक्सपेंडिचर पे बात नहीं है. जहां पर सोशल आपको एक्सपेंडिचर करने चाहिए वहां कट कर दिया जाएगा, तभी ना सरप्लस हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ, इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने अभी रिसिप्ट देखा, सरकार के कहां से पैसे आएंगे, तो वो तो लिमिटेड है ना, हर साल उतना आना है. लेकिन समय के साथ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ती है, तो हमेशा ना फाइनेंस का शॉर्टेज होता है. जब शॉर्टेज होता है तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो पैसे रेज करे. तो डोमेस्टिक मार्केट से जितना आना है तो आ गया, अभी घट गया तो क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा. लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन का एंड यूज कैसे हो रहा है. ठीक, जैसे दोस्त से पैसा तो ले लिया 5,000 रुपए, लेकिन क्या कर रहे हो आप, मूवी देखने जा रहे हो, कुछ इधर उधर खर्चे कर रहे हो, दैट इज बैड थिंग. ठीक, हमारा हिस्ट्री भी तो यही सिखाता है ना. चारवाक स्कूल पढ़े हो, बताओ, चारवाक स्कूल पढ़े हो. ऐसा या नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बस इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं.
आप लिंक करें चीजों को। चार्वाक स्कूल हमें क्या बताता है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। चार्वाक स्कूल क्या बनेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में बात करेगा, राइट। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में करेंगे। तो अभी बात कर रहे थे कि लोन्स लेना पड़ेगा, और लोन्स हमारे पास डोमेस्टिक सोर्स हो सकता है या फिर इंटरनेशनल सोर्स होगा। तो इंटरनेशनल सोर्स जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, और भी बहुत सारे ग्रुपिंग्स है जहां से पैसे रेज कर सकता है। उसी तरह से हमारे पास डोमेस्टिक सोर्स क्या है, तो जब भी डोमेस्टिक सोर्स बोलते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या होगा ना, बैंकिंग सिस्टम, ठीक। इससे क्या मतलब होगा, बैंकिंग सिस्टम प्लस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहां से पैसे रेज कर सकती है। और गवर्नमेंट कैसे पैसे रेज करेगी ना, थ्रू ट्रेजरी बिल्स, ठीक, लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कुछ सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज करके भी पैसे रेज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। फिर उसी तरह से कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है, MSF स्कीम होती है, और इस तरह से गवर्नमेंट पैसे रेज कर सकती है। सो दिस इज द डोमेस्टिक सोर्सेस। इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से पैसे रेज किया जा सकता है। तो हमने अभी क्या देखा ना, द पब्लिक फाइनेंस का फर्स्ट एस्पेक्ट, कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव यूज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें से एक एस्पेक्ट की जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जिसमें कि हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर एंड द लोन्स की बात करेंगे। और इनकम की जहां तक बात करेंगे तो हमारे पास ये गवर्नमेंट के रिसिप्ट इस तरह से आते हैं, द रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। देन एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमने क्या देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर है, जिसमें कि प्राइमरीली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये क्लासिफिकेशन इरेशनल था, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक। साथ ही साथ हमेशा जो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर पैसे की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वी हैव टू रेज द लोन्स, वी हैव टू बोरो द लोन्स, वी हैव टू टेक लोन्स। तो लोन्स कहां से हम लोग उठा सकते हैं, डोमेस्टिक सोर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो डोमेस्टिक सोर्स में हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहां से पैसे मिलेंगे। टी बिल्स है, OMO है, SLR है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, MSF है, स्टेरिलाइजेशन स्कीम्स है, जिसके थ्रू पैसे रेज किया जा सकता है। साथ ही साथ जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो जैसे कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, ठीक। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, याद रखेंगे। तो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, AIB है, और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, OECD है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से पैसे रेज किया जा सकता है। तो थोड़ा समझ में आया कि कैसे कैसे गवर्नमेंट के पैसे आते हैं, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या रिसीट हैं, क्या क्या एक्सपेंडिचर एरियाज हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इतने नाम एटलीस्ट याद रखें कि आपके पास एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो कि क्या क्या बातें हो रही है, तब आप पूरे इकोनॉमिक्स के कोर एरिया के साथ अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग इस पे और आगे बढ़ेंगे और इसके थोड़ा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे, जो सेकंड पार्ट ऑफ द डिबेट है, माना फिस्कल पॉलिसी पार्ट 2। तो इसमें कुछ अभी सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएगा जिसमें हम लोग की फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल सिस्टम को कवर करेंगे, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी पे हम लोग जाएंगे। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। सो आई होप दिस क्लास मस्ट बी हेल्पफुल टू यू, you must be watching our the video and also that share with your friends. So at last that today we are concluding our the here, keep watching our the video, like, subscribe and don't forget to communicate with your friends, and we will try to bring up more and more such videos so that your preparations would reach to the next level. So till then, take care, goodbye, have a nice day.